एक ऐसी लड़की थी जो समाज से पूरी तरह कटी हुई और खुद में रहने वाली थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे लोगों से डर लगता था, बल्कि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो इंसानों को नहीं दिखनी चाहिए थी। वो शक्ति थी इंसानों के सिर पर दिखाई देने वाली लाल लाइन। बचपन से ही सिर्फ उसी को ये लाल लाइन दिखती थी। शुरू में उसे नहीं पता था कि ये लाइन किस चीज का प्रतीक है, लेकिन फिर एक दिन जब उसकी माँ ने उसके द्वारा बनाई गई फैमिली पोर्ट्रेट को देखा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने पति की चाकू से हत्या कर दी। उसी समय हुइन को समझ में आया कि इस लाइन को देख पाना किसी की मौत का कारण बन सकता है। इसके बाद उसने खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया और एक हिकिकोमोरी बन गई, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो घर से बाहर नहीं निकलता। उसने कई बार आत्महत्या की कोशिश की, जैसे छत से कूदना, फांसी लगाना, यहाँ तक कि उसने अपनी कलाई काटने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा लगता जैसे उसका शरीर तुरंत ठीक हो जाता है, जिससे वो मर नहीं पाई। जब मौत भी उसे स्वीकार नहीं कर रही थी तो हुइन ने ठान लिया कि उसे इन लाल लाइंस का मतलब जानना ही होगा। क्या कोई तरीका है जिससे इस श्राप को खत्म किया जा सके? उसी समय सामने वाले घर की एक पड़ोसी लड़की उससे मिलने आई। दोनों के घर की खिड़कियां आमने सामने थी। उसने हुइन को कुछ सामान भेंट में दिया, लेकिन दुर्भाग्य से हुइन सोशल इंटरेक्शन से डरती थी। वो तब तक इंतजार करती रही जब तक वो लड़की चली नहीं गई। फिर जाकर बाहर से वो गिफ्ट उठाया और उसे बिना किसी झिझक के खा गई। इस बीच पुलिस स्टेशन में हैंडसम पुलिस ऑफिसर हान दिखने में तो आकर्षक लगता था, लेकिन असल में वो अपनी शक्ल सूरत का फायदा उठाकर शादीशुदा महिलाओं के साथ संबंध बनाता था। इस बार जब वो एक महिला के साथ संबंध बनाने ही वाला था, तभी उसे अचानक कोई जरूरी काम याद आ गया और वो वहाँ से निकल गया। वहीं उसके स्कूल जाने वाली भतीजी को उसके क्लासमेट्स लगातार परेशान कर रहे थे, जैसे कि वो कोई पंचिंग बैग हो। उससे जबरदस्ती पैसे भी ऐंठे जा रहे थे, और सिर्फ इसलिए कि सुना नाम की उस लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट की। वो लड़की जो उसे तंग कर रही थी उसे धमकी देने लगी कि वो उसे सबक सिखाएगी। इस वक्त हान एक ऐसे केस की जांच कर रहा था जिसमें हुइन के सामने वाले घर की महिला की हत्या कर दी गई थी। महिला इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सुबह एक हेलमेट पहने आदमी को वहाँ आते देखा गया था। पुलिस स्टेशन लौटकर हान को समझ नहीं आया कि उस आदमी ने हत्या क्यों की, क्योंकि ना तो रेप के कोई निशान थे और ना ही विक्टिम किसी से दुश्मनी रखती थी। हुइन का जीवन वैसे ही शांत चल रहा था जब तक कि उसे एक सेबों से भरी थैली और उसमें रखी एक चिट्ठी नहीं मिली, जिसमें लिखा था कि इस इलाके की तीसरी महिला की हत्या हो चुकी है। हुइन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सेब खाती रही, लेकिन जब उसने न्यूज में तीसरी हत्या की खबर देखी तो उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसके सिर पर भी एक लाल लाइन थी। रात होते ही वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर पहरा देने लगी और देखा कि वही डिलीवरी बॉय टीवी में दिखाए गए आदमी जैसा लग रहा था। हुइन ने तुरंत अपना पुराना iPhone 6 निकाला, लेकिन बैटरी खत्म थी। वो घबरा गई और जल्दी से उसे चार्ज में लगाकर सोचने लगी कि कहीं सामने वाले घर में फिर कोई हत्या न हो जाए। जैसे ही वो आदमी वहाँ पहुँचा, उसका फोन चालू हो गया। उसने फौरन पुलिस को फोन किया, लेकिन उसने देखा कि वो दो लोग तो एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तब उसे समझ आया कि उसने गलतफहमी में उस आदमी को कातिल समझ लिया था। असल में वो सिर्फ किसी और की पत्नी के साथ अफेयर कर रहा था। अब उसे समझ आया इंसानों के सिर पर जो लाल लाइन दिखती है वो दरअसल इस बात को दर्शाती है कि उसने कितने अफेयर किए हैं। अब उसे समझ में आया कि उसकी माँ ने उसके पिता को इसलिए मारा था क्योंकि वो लाइन उसकी बड़ी बहन से जुड़ी हुई थी। ड्यूटी के बाद पुलिस अफसर हान घर लौटता है और देखता है कि उसकी भतीजी स्कूल नहीं जा रही है और उससे सिर्फ पैसे मांग रही है। वो पास जाकर देखता है और उसकी शरीर पर जख्म के निशान पाता है। उसे समझ आता है कि उसकी भतीजी को स्कूल में बुली किया जा रहा है। ऐसे हालात में उसे पैसे क्यों चाहिए? वो परेशान ही था कि तभी एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि सामने वाले घर से कल रात कोई रिपोर्ट आई थी। हान तुरंत हुइन के घर जाता है और पूछता है कि क्या उसने ही रिपोर्ट की थी, लेकिन जब हुइन ने उसे देखा तो उसके सिर पर भी बहुत सारी लाल लाइंस थी। वो कई महिलाओं के साथ संबंध बना चुका था। पड़ोसी ने बताया कि हुइन एक सेल्फ सेंटर्ड गर्ल है जो कमरे से बाहर तक नहीं निकलती, यहाँ तक कि कचरा फेंकने के लिए भी किसी और की मदद लेती है। फिर भी हान हार नहीं मानता और उससे पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था। हुइन कहती है कि उसने शायद गलतफहमी में रिपोर्ट कर दी थी। रात में एक और डिलीवरी बॉय आता है, लेकिन इस बार उसके सिर पर सिर्फ एक लाल लाइन थी। उसने कैमरे में सीधे उसके घर की ओर देखा, उधर सुना जिसे उसके चाचा ने पैसे नहीं दिए। वो एक महिला को ATM से पैसे निकालते देखती है और उसको निशाना बनाती है, लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ से गुजरते हैं और वो उस महिला से पैसे नहीं छीन पाती। पुलिस स्टेशन में एक अफसर डी गुक को बताता है कि हाल ही की हत्याएं एक ही व्यक्ति से जुड़ी हो सकती हैं, जो अपार्टमेंट नंबर 300 लिमा में रहता है। वो दोनों मृतकों के बहुत करीब रहता था और दूसरे विक्टिम के साथ जिम भी ज्वाइन करता था। डी गुक जब उसका फोटो देखता है तो पहचान जाता है कि वो व्यक्ति उसी बिल्डिंग में रहता है जहाँ हुइन भी रहती है। संभव है वो इन महिलाओं की दिनचर्या को पहले से जानता हो, इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक फोन कॉल आता है और फिर वो सीधे अस्पताल की ओर निकल जाता है।
वहाँ एक नर्स घबराकर बताती है कि नया नर्सिंग स्टाफ आते ही मरीज भाग गया। जब वो ऊपर की मंजिल पर पहुँचता है तो देखता है कि उसका कोई अपना आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहता है, जैसे इस पल का इंतजार कर रहा हो। वहीं उसका जूनियर ऑफिसर केस नंबर 2 की विक्टिम के घर जाता है, ये जांचने की क्या कुछ अजीब है। उसे यह तक नहीं पता था कि वो खतरे में है। उधर जैसे ही दी गुक ने कॉल करने की कोशिश की, तभी अपार्टमेंट 303 का आदमी बेसबॉल बैट लेकर उस पर टूट पड़ा। लगातार वार होने लगे और दी गुक ने घबराकर गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। असल में हाल की डिलीवरी मैन के भेष में हत्याएं करने वाला वही 303 नंबर कमरे वाला आदमी था। उधर जैसे ही नीचे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई, हुइन ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका मोबाइल बंद हो गया। उसने देखा कि उस आदमी की लाल लाइन ऊपर वाले कमरे से जुड़ी हुई थी। हुइन ने तुरंत एक चाकू उठाया और कई सालों बाद पहली बार कांपते हुए घर से बाहर निकली। वो इतनी कमजोर थी कि उस आदमी की तरफ ठीक से कदम तक नहीं बढ़ा पा रही थी। होश खोने के बाद उसे फिर अपनी माँ की याद आई, वही माँ जिसने कभी अपने पति को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने अपनी बेटी को नुकसान पहुँचाया था। और अब वही 303 नंबर वाला आदमी भी एक ऐसा शख्स निकला जो लोगों के सिर पर दिखाई देने वाली लाल लाइंस देख सकता था, उन लोगों की जिनको वो मारने वाला था। बाहर से देखने में वो दोनों पति पत्नी जैसे लगते थे, लेकिन पत्नी का कई पुरुषों से संबंध रहा था। वो आदमी उन महिलाओं से नफरत करता था जिन्होंने कई पुरुषों से संबंध बनाए थे, और वह उन्हें मार डालना चाहता था। हुइन जैसे ही डरते हुए उसके पास पहुँची तो वो हत्यारा उससे बोला, इतना कांप रही हो, ऐसे क्या कर लोगी? अगर मारना है तो ऐसे मारो। और उसने खुद ही उसे पेट में चाकू घोंप दिया। वहीं उसी समय दी गुक वहाँ पहुँचा और उसे जमीन पर टूटा हुआ हुइन का चश्मा मिला। और वो 303 वाला हत्यारा अब भी उन लोगों को मारने में लगा था जिनकी लाल लाइन उससे जुड़ी थी। दी गुक तुरंत हुइन के कमरे में गया। वहाँ उसने देखा कि पूरे कमरे में लाल लाइंस जैसी लकीरें बिखरी पड़ी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वही हत्यारा अब 2 महिलाओं पर हमला कर रहा था। बिना सोचे उसने अपनी बंदूक निकाली और निशाना साधा। इसी बीच हुइन ने भी हिम्मत करके उस आदमी के पैर में चाकू घोंपा। तभी दी गुक ने उसे एक गोली मारी और उसका काम तमाम कर दिया। मरते वक्त उस हत्यारे को एहसास हुआ कि उसकी लाल लाइन गायब हो चुकी है। अब वो भी इस श्राप से मुक्त हो गया था। यह देखकर हुइन चौंक गई कि उसके अलावा भी एक और व्यक्ति था जिसे यह लाल लाइन दिखाई देती थी। दी गुक ने उसका टूटा हुआ चश्मा उसे लौटा दिया। वो बस उस शख्स की ओर देखती रही जो उसकी ही तरह इस किस्मत का शिकार था, और उसने दी गुक से पूछा कि वो आदमी कौन था। उसी वक्त सुना भी घर लौट आई। घर आने के बाद दी गुक ने सुना से पूछा कि स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन सुना ने कह दिया कि बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि चाचा कभी उसकी मदद नहीं कर सकते। उसे लगता है कि चाचा ने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। लेकिन अब एक बात उसे परेशान करने लगी, आखिर हुइन घर से बाहर कैसे आई? सुना को बचपन से ही पता था कि हुइन की माँ ने उसके पिता को मार डाला था और फिर फरार हो गई थी। अब जब हुइन को समझ में आ गया कि ये लाल लाइन किसी को बचा भी सकती है, तो उसने चश्मा उतारना शुरू कर दिया और इस दुनिया की अनगिनत लाइंस का सामना करने का निश्चय किया। कोरियाई आंकड़ों के अनुसार अनुमान है कि लगभग 1,70,000 टीनेजर्स ने यौन संबंध बनाए हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ इतने ही हैं? क्योंकि सुना जैसी शिकार लड़कियां भी उस गिनती में आती हैं। अगले दिन हुइन को एक मैसेज मिला, मैं भी वही दुनिया देख सकता हूँ जो तुम देखती हो, बानडू हाई स्कूल आओ। यह मैसेज उसने तब देखा जब उसने किसी की जान बचाई थी। हुइन ने अपने आप को बदलने का फैसला किया और घर की सफाई शुरू कर दी। उधर सुना रोज की तरह स्कूल जाती है, लेकिन वहाँ अब भी उसे तंग किया जाता है। यहाँ तक कि उसकी लव लेटर को भी बाकी लड़कियाँ मजाक बना देती हैं। इसी वजह से सुना को फिर बुरी तरह पीटा जाता है। जब एक टीचर क्लास में आता है तो वो सब रोकता है और लव लेटर को फाड़ देता है, लेकिन फिर भी सिर्फ सुना को ही डांटा जाता है। सुना अब सिर्फ घर जाना चाहती थी, उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रही। जैसे ही वह अपनी क्लास में लौटती है, उसे अपनी लॉकर्स में एक चश्मा मिलता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। वहीं पुलिस स्टेशन में दी गुक का छोटा भाई भी 303 वाले कातिल से जिंदा बच गया था। हालांकि हत्यारा पकड़ा जा चुका था, लेकिन दी गुक को अब भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। क्या सभी विक्टिम्स महिलाएं ही थी? जांच के लिए वो उस घर पहुंचा जहां कातिल ने उसके भाई पर हमला किया था। वहां दीवारों पर लाल लकीरों की एक जाल जैसी नक्शा बनी हुई थी जो डोरियों से जुड़ी लग रही थी। अब सुना ने भी महसूस किया कि उसके सिर पर एक लाल लाइन है जिसे छुआ नहीं जा सकता। जब उसने अपने चाचा की तरफ देखा तो उसके सिर पर अनगिनत लाइंस थी। डर के मारे वो घर छोड़कर बाहर निकल गई। वो जहाँ भी जाती वहाँ लोगों के सिर पर कम से कम एक लाइन जरूर होती। ये लाइंस इतनी ज्यादा थी जैसे बिजली के खंभों पर उलझे हुए तार हों। अगले दिन सुना ने अपने चाचा की गाड़ी में बैठने से मना कर दिया क्योंकि उसके सिर पर बहुत सारी लाइंस जुड़ी हुई थी। अब उसे लगने लगा कि शायद उसमें कोई विशेष शक्ति है। उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया और अब वो खुद पर आत्मविश्वास महसूस करने लगी।
उसे यह देखकर काफी जिज्ञासा हुई कि कुछ लोगों के सिर पर लाइन है और कुछ के नहीं। और फिर उसे समझ आया कि जिनके सिर पर लाइन है वो उन लोगों की संख्या दर्शाती है जिनसे उन्होंने संबंध बनाए हैं। उसने अपनी दुश्मन लड़की को देखा और पाया कि उसकी लाइन टीचर के साथ जुड़ी है। सुना को शक हुआ और उसने देखा कि शायद वाकई दोनों के बीच कोई रिश्ता रहा हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अब हुइन ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी उसे बोलचाल में थोड़ी परेशानी थी, वो अपना परिचय तक नहीं दे पाई। उधर दीगो का बारोपी दोंग मिन के बारे में और जानना चाहता था। वो फाइलें खंगालने लगा और पाया कि वो आदमी उसी हाई स्कूल में टीचर था। उसने तुरंत अपनी भतीजी के स्कूल का रुख किया ताकि पता लगा सके कि क्या कोई उसे जानता है। सुना कि क्लास टीचर भी वहाँ मौजूद थी, जो एक संयोग था। जब उनसे थोड़ी बातचीत की गई तो पता चला कि वो शख्स पहले कभी यहाँ मैथ्स पढ़ाता था। उस समय उसने कभी चश्मा नहीं पहना था, जैसा कि हाल की घटना में दीगुक ने देखा था। टीचर को भी हैरानी हुई जब पता चला कि वो शख्स असल में एक हत्यारा है। इस वक्त सुना को क्लास के कुछ बच्चे तंग कर रहे हैं, लेकिन अब वो चुप रहने वाली नहीं थी। उसने साफ साफ धमकाने वाली लड़की से कहा कि वो उसे छूने की भी कोशिश न करे। वजह ये थी कि सुना को उस लड़की की कोई कमजोरी पता थी जो खुद उसे नहीं मालूम थी। हुइन को ये सब अच्छा नहीं लगा कि सुना को परेशान किया जा रहा है, इसलिए उसने बीच में दखल दी और इसी वजह से स्कूल में हो रही हिंसा का हिस्सा बन गई। उसे धमकाया भी गया, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को रोके बिना नहीं मानी, जिससे वो डर गई। जब दीगुक स्कूल से लौट रहा था तो टीचर ने पूछा क्या वो सुना से मिलना चाहता है, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर वो ऑन जोंग मिन नाम के शख्स के बारे में और जानने के लिए एक बार में गया। बारटेंडर ने बताया कि वो फोटो वाला आदमी अक्सर यहाँ आता था। हाल ही में उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। वो अकेले बातें करता और किसी चीज की गिनती करता नजर आता था। एक बार उसने एक कस्टमर से झगड़ा भी कर लिया। बारटेंडर ने यह भी बताया कि वो आदमी चश्मा पहनता है। तभी एक महिला, जिसे आश्चर्य हुआ कि आजकल भी लोग डायरी इस्तेमाल करते हैं, दीगुक को अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ सुना उस लड़की का पीछा कर रही थी जो उस टीचर से जुड़ी थी। उसने देखा कि दोनों एक साथ एक होटल में घुसे। सुना को अब पूरा यकीन था कि वही लाइन इस बात का सबूत है कि क्या दोनों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। उसने उस फोटो का इस्तेमाल कर क्लासमेट को ब्लैकमेल किया, लेकिन फिर भी वो लड़की टीचर से चिपकी रही और पूछने लगी कि अगर सब पता चल गया तो दोनों का क्या होगा। टीचर ने कहा तो पहले एक बार और कर लेते हैं। अगले दिन स्कूल में अफवाह फैलने लगी कि कुछ टीचर स्टूडेंट्स के साथ रिश्ते में हैं। जब लिटरेचर पढ़ाने वाले टीचर ने अपना फोन चेक किया तो घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। क्लास टीचर ने जब उनसे पूछा तो वो थोड़ा नॉर्मल हुए, लेकिन उन्हें चिंता सताने लगी क्योंकि कोई उन्हें 20 मिलियन वोन की ब्लैकमेल कर रहा था। इसी बीच सुना और हुइन में दोस्ती होने लगी। उधर टीचर और हाई रैंक परेशान थे कि अब क्या करें, क्योंकि सुना ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए फोटो भेज दी थी। टीचर गुस्से से पागल हो गया क्योंकि अब उनकी पोल खुल चुकी थी। हाई रैंक को अब डर लगने लगा जब वो अपने स्टूडेंट्स और उनके सवालों से घिरी थी। यहाँ तक कि टीचर भी डर गया था जब उसने अपनी तस्वीरें देखी जिनमें वो स्कूल की छात्रा के साथ रोमांस करता नजर आ रहा था। सुना अब एकदम बेफिक्र थी, जैसे कोई क्वीन हो, और अब जब उसे अपनी नई सुपर पावर मिल गई थी तो उसे कपल्स के झगड़े देखना अच्छा लगने लगा था। तभी हुइन ने गौर किया कि सुना चश्मा पहनने लगी है। सुना ने कहा कि उसकी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, लेकिन हुइन को शक हो गया कि शायद वो भी उन लाइंस के बारे में जानती है। हुइन ने उसे समझाया कि और भी लोगों के साथ कितने लाइंस जुड़े हुए हैं ताकि वो उसकी बातों पर यकीन कर सके। सुना ने बताया कि उसने वो चश्मा अपने लॉकर में पाया था, किसी ने वहाँ रख दिया था तो उसने उसे रख लिया। हुइन ने पास के एक मर्डर केस की बात की, लेकिन सुना को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो चश्मा किसी और का है। उधर टीचर परेशान था कि सुना ने उस पर इल्जाम लगाया है। उसने क्लास टीचर से कुछ जानकारी मांगी, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। घर लौटते वक्त हुइन ने सुना से पूछा कि क्या वो चश्मा हमेशा अपने पास ही रखेगी। सुना का कहना था कि जो लोग उसे तंग करते हैं उन्हें अब सजा मिलनी चाहिए। रात को जब सुना अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने जा रही थी, तभी उसे एक मैसेज आया, छत पर आओ, 20 मिलियन वोन मिलेंगे। वो बेहद खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि पीछे से हाई रैंक उसे ट्रैक कर रही है। जिस वक्त सुना और हुइन चश्मे की बात कर रहे थे, तभी हाई रैंक ने चुपचाप वो चश्मा चुरा लिया जो दूसरों के कनेक्शन देखने की ताकत रखता था। तभी उसे समझ आया कि अब तक सुना इसी चश्मे से सब कुछ देख रही थी। चश्मा खो जाने से सुना बहुत गुस्से में आ गई और तुरंत हुइन को कॉल कर बताया कि उसका वो चश्मा खो गया है, जिससे वो दूसरों के रिश्तों के धागे देख सकती थी। अब कोई चारा नहीं था तो वो छत पर टीचर से मिलने चली गई, शायद उसे कम से कम पैसे तो मिल जाएं। वो टीचर अब उससे गिड़गिड़ा रहा था कि वो दूसरा बच्चा पैदा करने वाला है और उसके पास पैसे नहीं है। उसने कहा कि अगर सुना वो फोटो डिलीट कर दे तो वो उसकी बात मान लेगा। तभी उसे एक मैसेज आया। उसकी बीवी को अब सब कुछ पता चल गया था कि वो स्टूडेंट्स के साथ अफेयर कर रहा है।
उसने सुना से पूछा, क्या तुमने वो फोटो मेरी बीवी को भेजी थी? सुना खुद हैरान थी कि ये सब कैसे हुआ। तभी हुइन वहाँ पहुँची और देखा कि सुना छत से गिर चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। सुना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसका अंकल भी दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और हुइन से पूछा कि वो स्कूल में उस वक्त क्या कर रही थी। हुइन ने बस यही कहा कि सुना ने उसे स्कूल बुलाया था। जब वो पहुँची तो देखा कि सुना ऊपर से गिर चुकी है। बाकी उसे कुछ नहीं पता। उसने अपने अंकल हाँ को यकीन दिलाया कि सुना कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। अगली सुबह लिटरेचर वाले टीचर स्कूल से भाग चुके थे, जिससे प्रिंसिपल बाकी स्टाफ पर गुस्सा हो गया। यहाँ तक कि मिस ली भी गुस्से में आकर उससे बहस करने लगी। तभी हुइन स्कूल पहुँची। उधर हाई रैंक स्कूल में मौजूद नहीं थी, जिससे उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। इस बीच जो अंग्रेजी के टीचर हैं, वो हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुके हैं। अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं बची, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन के घर रहने के लिए आ गए। उन्होंने अपनी बहन से पूछा, यहाँ रहना तो ठीक रहेगा ना? उनकी बहन ने बताया कि उसका पति भी बहुत कम घर आता है, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। हुइन ये जानने की कोशिश कर रही थी कि सुना क्यों ऊपर की मंजिल से गिर गई। तभी उसकी एक क्लासमेट भी जिज्ञासावश उसके पीछे पीछे चली आई। अजीब बात ये थी कि जब से सुना के साथ हादसा हुआ है, वही लड़की जो हेरांग को क्लास में बुली करती थी, वो भी स्कूल नहीं आई है। उस क्लासमेट ने हुइन से कहा कि वो खुद सुना के करीबी लोगों पर शक कर रही है। रास्ते में चलते समय हुइन को एक स्कूल के स्टूडेंट के पास वैसे ही चश्मा दिखा जैसा सुना के पास था। उसे लगा कि शायद ये वही चश्मा है जिससे लाल लाइंस दिखाई देते हैं, इसलिए बिना कुछ कहे उसने वह चश्मा लेकर पहन लिया। लेकिन वो सिर्फ एक साधारण चश्मा था जो दिखने में वैसा ही था। शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने उस स्टूडेंट से पूछा कि उसने चश्मा कब से लगाना शुरू किया। उधर असली चश्मा जिससे लाल लाइंस दिखते हैं, वह अंग्रेजी के टीचर की डेस्क पर दिखाई दिया। उन्होंने पास बैठी ली मैम से पूछा कि क्या ये किसी का है। ली मैम ने थोड़ी देर देखने के बाद कहा, लगता है ये चश्मा आप पर खूब जचेगा। अंग्रेजी टीचर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो चश्मा पहन लिया। तभी उन्होंने देखा कि उनके आसपास अजीब चीजें हो रही हैं। लोगों के सिरों पर लाल रंग के लाइंस दिखाई देने लगे, जो सिर्फ इस चश्मे से ही देखे जा सकते थे। तभी सुना का अंकल वहाँ आया। अंग्रेजी टीचर ने चश्मा पहनकर जो देखा, उससे वो चौंक गए और सोचा कि शायद उनकी आंखें धोखा दे रही हैं। अंकल हान वहाँ सुना की क्लास टीचर से पूछने आए थे कि वो लड़की जो सुना को बुली करती थी, क्या अब भी स्कूल आ रही है। ली मैम ने बताया कि जब से सुना का एक्सीडेंट हुआ है, वो लड़की भी गायब है। तब अंकल हान ने फोटो बूथ में ली गई एक फोटो निकाली और ली मैम से पूछा कि क्या वो इस लड़के को जानती हैं। वो लड़का था ली जीगोन, सुना का बॉयफ्रेंड, जिसने वारदात वाली रात उसके साथ फोटो खिंचवाई थी। अंकल हान ने उससे पूछताछ की तो उसने सच सच बताया कि दोनों ने पहले रोमांस करने का प्लान बनाया था, लेकिन सुना को अचानक एक कॉल आया और वो फोटो खिंचवाने चल दी। फोटो खिंचवाने के बाद जब वो बाहर निकली तो उसे अपना बैग गायब मिला। वो घबरा गई और भाग गई। फिर अंकल हान पुलिस स्टेशन गए और आसपास की सीसीटीवी फुटेज देखी। उसमें दिखा कि किसी ने सुना का बैग चुरा लिया था। जब से अंग्रेजी टीचर के पास वो खास चश्मा आया है, उन्हें लगने लगा है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। उनके जीजाजी के सिर से बहुत सारी लाल लाइंस जुड़ी हुई थी। फिर भी वो चेहरे पर मुस्कान लिए रहे, क्योंकि आखिरकार वो उनके ही घर पर रह रहे थे। जीजाजी को भी पता था कि उनका छोटा साला यहाँ क्यों आया है। जीजाजी ने पूछा कि ब्रेकअप क्यों हुआ। अंग्रेजी टीचर ने बिना झिझक बताया कि एक दिन जब वो जल्दी घर लौटे तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और मर्द के साथ बिस्तर पर देखा, इसलिए उन्होंने उसी वक्त रिश्ता खत्म कर दिया। जीजाजी को उसके भाई की ये क्लैरिटी बहुत अच्छी लगी। खाने के बाद जीजाजी ने अंग्रेजी टीचर को कहा कि चलो नीचे से कुछ सामान ले आते हैं। जब वो नीचे जा रहे थे तो अंग्रेजी टीचर ने देखा कि जीजाजी के सिर से एक लाल लाइन सीधे चौथी मंजिल तक जुड़ी है। उन्हें यह देखकर जिज्ञासा हुई कि आखिर चौथी मंजिल पर क्या है। सामान लेने के बाद जब वो ऊपर लौट रहे थे तो अंग्रेजी टीचर ने जानबूझकर चौथी मंजिल का बटन दबा दिया ताकि देख सके वहाँ क्या है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुली, जीजाजी ने उन्हें रोक लिया और कहा, हमारा घर तो 10वीं मंजिल पर है। उधर पुलिस ऑफिसर हान अपने भतीजी के केस की वजह से बहुत गुस्से में थे। जब उन्हें यह बताया गया कि यह केस आत्महत्या का है तो उन्होंने अपने सीनियर से कहा, अगर वहाँ आपकी बेटी होती तो क्या आप भी ऐसे ही करते। सीनियर भड़क उठे और हान को चेतावनी दी कि वो अपनी हद में रहें। हान ने हारकर अपनी भतीजी का मोबाइल उठाया और उसे देखने लगे। उनके साथी ने कहा कि उस आईफोन को अमेरिका वाले भी नहीं खोल पाएंगे। अगले दिन अंग्रेजी टीचर चश्मा पहनकर स्कूल पहुँचे और चारों ओर लाल लाइंस को देखकर हैरान हो गए। ली मैम मुस्कुराकर बोली, लगता है आप भी अब उत्सुक हो गए हैं। क्या आज भी लिटरेचर टीचर नहीं आए? उन्होंने देखा कि कई टीचर आपस में लाल लाइन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ली मैम से पूछा, अगर आपको पता चले कि कोई जान पहचान वाला किसी से अफेयर कर रहा है तो आप क्या करेंगी? ली मैम थोड़ी देर सोचकर बोली, मैं तो पहले पूरी बात जानना चाहूंगी, जैसे सुबह के ड्रामा सीरियल्स में होता है ना। बाद में जब अंग्रेजी टीचर घर लौटे तो देखा कि उनके नाम से एक पैकेज आया था जिस पर लिखा था OT सॉक।
उनकी बहन ने सोचा कि शायद यह गलत पते पर आ गया है, लेकिन टीचर को याद आया कि उनके जीजाजी के सिर से एक लाल लाइन सीधे चौथी मंजिल तक जा रही थी। उन्हें शक हुआ कि कहीं जीजाजी का किसी और से अफेयर तो नहीं चल रहा, इसलिए उन्होंने खुद वो पैकेट चौथी मंजिल पर जाकर देने का फैसला किया। जब वो उस कमरे के सामने पहुँचे और इंतजार किया तो देखा कि वहाँ एक युवा महिला रहती है। फिर उन्होंने उस महिला की पहचान जानने के लिए बिल्डिंग के मेल बॉक्स में जाकर 401 नंबर वाले अपार्टमेंट का लेटर देखा, जिसमें उसका नाम लिखा था कुकवाक चेजिन। घर लौटने पर जब जीजाजी घर पर नहीं थे तो अंग्रेजी टीचर ने अपनी बहन से पूछा, जीजाजी कहाँ गए? बहन ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बदल गए हो, अब तो टोकने भी लगे हो। अगले दिन स्कूल में चर्चा थी कि लिटरेचर टीचर का खुलासा हुआ है कि उन्होंने किसी स्टूडेंट के साथ संबंध बनाए थे। इसी शर्मिंदगी में उन्होंने अपनी कार में आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो उन्हें लगा कि शायद वो टीचर कार के अंदर नहीं बल्कि बाहर ही मारे गए थे और बॉडी अगले दिन अंदर रखा गया। पुलिस ऑफिसर हान स्कूल पहुँचे और हुइन से पूछा, क्या तुम अपनी दोस्त से मिलने नहीं जाओगी? वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उस रात सुना स्कूल क्यों नहीं लौटी। उसने बस इतना बताया कि एक चश्मा है, लेकिन हुइन ने पूरी बात नहीं बताई। उसने बस इतना कहा कि जब आप वो चश्मा पहनेंगे तब खुद ही सब समझ जाएंगे। रात को किम सर यह जानने के लिए कि कहीं उनके जीजा का किसी और औरत से अफेयर तो नहीं चल रहा, उनका पीछा करते हुए एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके जीजा एक महिला को गिफ्ट दे रहे थे और दोनों बहुत नजदीक लग रहे थे। किम सर ने वहीं से अपने जीजा को फोन किया और पूछा कि वो इस समय कहाँ हैं। जीजा ने बताया कि वो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं और थोड़े व्यस्त हैं, लौट कर बात करेंगे। लेकिन किम सर को दोनों के चेहरे पर बनावटीपन साफ दिख रहा था। उन्होंने कमरे का नंबर नोट किया और मौका आने का इंतजार करने लगे ताकि रंगे हाथों पकड़ सकें। जब दोनों कमरे में लौटकर नहा धोकर तैयार हो गए तो किम सर ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और अपने जीजा को बाहर बुलाकर सवाल जवाब शुरू कर दिए। लेकिन वो आदमी जो धोखा देने का आदी था, उसे जरा भी डर नहीं लगा। उल्टा अपने साले से पूछ बैठा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस तरह किसी को रंगे हाथ पकड़ने से तुम्हारी बहन और भांजी को कितना असर पड़ेगा? किम सर ने शांत भाव से पूछा, क्या ऐसे वक्त पर तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जीजा को समझ आ गया कि उसे काफी वक्त से फॉलो किया जा रहा है। उसने झुककर माफी मांगनी शुरू कर दी और कहा कि आज के बाद सब खत्म कर देगा, बस थोड़ा और वक्त दे दो। और वादे पर वादा करने लगा। किम सर उस घर में अब अपने जीजा की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देश छोड़कर विदेश में बसने का फैसला किया। जाने से पहले उनकी बहन ने उन्हें याद दिलाया कि विदेश से कॉल करते रहना। जब वो स्कूल पहुँचे अपना सामान समेटने तो मिस ली ने पूछा कि क्या उन्होंने सुबह के टीवी ड्रामा के सेट की सफाई कर ली है। थोड़ा दुख हुआ कि धीरे धीरे सभी टीचर्स यहाँ से जा रहे हैं। मिस ली ने फिर पूछा कि क्या स्टूडेंट है स्कूल आई है, लेकिन पूरी सुबह उसका कोई अता पता नहीं था। किम सर ने चेजी नाम की लड़की की प्रोफाइल चेक की, जिसमें दिखा कि उसने वही नेकलेस पहना हुआ है जो पिछली रात उसके जीजा ने उसे गिफ्ट किया था। उसे देखकर और भी बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि पोस्ट में प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी थी। ये देखकर वो तुरंत अपार्टमेंट की तरफ दौड़ा। क्योंकि सिक्योरिटी ने टैक्सी को अंदर जाने नहीं दिया, वो खुद ही अंदर की ओर भागा। अंदर जाकर देखा कि लोग एक जगह भीड़ लगाए खड़े थे। कोई एक पागल इंसान चेजी की कार में घुसा हुआ था। जब किम सर पास पहुँचे तो देखा वो कार उनकी बहन की ही थी। जैसे ही उन्होंने बहन को खींचकर बाहर निकाला, बहन ने पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किम सर कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि तभी उनका जीजा भी वहाँ पहुँच गया। वो चेजी नाम की लड़की भी आई और रोते हुए उस आदमी से लिपट गई। किम सर अब खुद को रोक नहीं पाए और अपने जीजा के पास जाकर जोर से घूंसा जड़ दिया। तभी उनकी बहन ने बीच में आकर कहा, वो मेरा पति नहीं है बल्कि उस औरत का पति है। वो आदमी दरअसल चेजी का पति था और डर रहा था कि उसकी पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। असल में किम सर की बहन ही इस कहानी की दूसरी औरत थी। उसने चेजी को नुकसान पहुंचाने की नियत से ही कार से टक्कर मारी थी, लेकिन एक मासूम जान को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं होता। तभी उसकी भांजी वहां आ गई। किम सर कम से कम ये नहीं चाहते थे कि बच्चा ये सच्चाई जाने कि उसके पिता किसी और महिला के साथ रिश्ता चला रहे थे। इसी दौरान इंस्पेक्टर हान थाने में बैठा हुआ था और उस लेटर को पढ़ रहा था जिसे लिटरेचर के टीचर ने लिखा था। उसे अचानक शक हुआ कि कहीं उसका भांजा भी ऐसा ही कोई सुसाइड नोट तो नहीं लिख रहा। वो तुरंत घर की ओर भागा और जूना के कमरे की पूरी तलाशी ली, लेकिन बस एक डायरी मिली। वो इंतजार करने लगा कि हुइन लौटे ताकि उससे पूछ सके कि इस डायरी में बने चित्रों का मतलब क्या है। उसने चश्मे की बात भी याद दिलाई जो हुइन ने बताई थी। तब हुइन ने समझाया कि उन लाल धागों जैसी चीजों को एसलाइन कहा जाता है और वो तो बिना चश्मे के ही उन्हें देख सकती है क्योंकि वो उसके अंदर जन्मजात है। इंस्पेक्टर हान को ये बात बहुत अजीब लगी। फिर भी थोड़ा शक करते हुए उसने पूछा, क्या कोई ऐसा था जिसे उस चश्मे के बारे में पहले से पता था और उसी ने जूना को नीचे गिराया?
हुइन ने बताया कि ऐसा सिर्फ एक नहीं, कई चश्मे हैं। हान अब हैरान रह गया कि ये लड़की वो सब देख सकती है जो बाकी नहीं देख सकते। शायद उसकी जिंदगी बहुत कठिन रही होगी। तभी हुइन अचानक जूना के सामने खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि स्क्रीन पर लिखा है वो मर चुकी है और डर के मारे अचानक जाग जाती है। उसे हड़बड़ाकर उठते देख उसकी क्लासमेट ने पूछा, क्या हुआ? अंदर कुछ हुआ क्या? शायद कमजोरी की वजह से सो गई होगी। इस बीच स्कूल में एक और टीचर को भी अब दूसरों के सिर पर वो लाल लाइंस दिखाई देने लगे हैं। उसे किसी काम को ठीक से न करने पर डांटा गया। हालांकि उसे बुरा लगा, लेकिन उसने देखा कि डांटने वाले टीचर के सिर पर कोई लाइन नहीं था। इसने आज तक किसी से संभोग नहीं किया और मुझे डांट रही है। ट्रू डबल स्टैंडर्ड्स। दोपहर के खाने के समय किम मैम से बाकी टीचर्स ने पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली हैं या पहले कहाँ काम करती थी। उन्होंने गर्व से बताया कि वो पहले स्ट्रीट परफॉर्मर थी, लेकिन उन्हें थोड़ा नीचा देखा गया। टीचर्स ने फिर म्यूजिक टीचर की बात छेड़ दी, जिस पर किम मैम की नजर गई। वो उन्हें देखकर थोड़ी खुश हुई क्योंकि उन्हें वो काफी हैंडसम लगे। लेकिन टीचर होने के साथ साथ किम मैम को कॉस्प्ले का शौक भी था और वो एक गेस्ट हाउस में काम भी करती थी। उधर इंस्पेक्टर हान अभी भी अपने साथी के साथ सुना के केस की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। किसी का अचानक रेलिंग से गिरकर मरना उसे संभव नहीं लग रहा था और उसे अब भी उस चश्मे पर थोड़ा बहुत शक था जो हुइन ने बताया था। वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या कोई ऐसा चश्मा है जिससे देखा जा सके कि कौन किसके साथ धोखा कर रहा है। दोस्त हैरान होकर पूछता है, क्या वाकई ऐसा कोई चश्मा होता है? अगले दिन हुइन के 2 क्लासमेट्स उसके घर पर आए क्योंकि वो थोड़े बोर हो रहे थे। पता नहीं कैसे तीनों एक ही कमरे में पास पास बैठ गए, बिना ये जाने कि वहाँ क्या करना है। अचानक बाहर एक गुलाबी बालों वाली लड़की एक रूम किराए पर लेने आती है। वो बहुत प्रोफेशनल ढंग से रूम की चाबी लेती है और ऊपर चली जाती है। हुइन की दोस्त को यकीन था कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। वो लड़की दरअसल मिस किम थी, एक ऐसी टीचर जिसे किसी से प्यार होने के बाद खुद को तकलीफ देने में मजा आता है। वहीं हुइन के दोनों दोस्त छत पर जाकर जोर जोर से गाना गा रहे थे, मैं करना चाहता हूँ प्यार। लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है फिर भी ऐसा सोच रही है। तभी वो लड़की जो अभी रूम लेकर गई थी बाहर निकलती है। दोस्त बताती है कि वो उनकी स्कूल की एक ऑफिस स्टाफ है। हुइन देखती है कि उसके सिर पर बस एक ही लाल लाइन है। जब मिस किम अपने पुराने कमरे में लौटती है, वो अपने कपड़े उतारती है और वो खास चश्मा पहनती है जिससे वो लाल लाइंस देख सकती है। वो फिर खिड़की से बाहर उन सड़कों को देखने लगती है जहाँ कई लाइंस दिखाई देते हैं। वहीं इंस्पेक्टर हान पुराने केस की जांच करता है जिसमें हुइन के बचपन की घटना है। उसके माता पिता ने एक दूसरे को मार डाला था और 5 साल की हुइन ने वो सब अपनी आंखों से देखा था। इंस्पेक्टर सोचता है कि क्या वो मानसिक रूप से अस्थिर है जो इस रेड लाइन की बात कर रही है, लेकिन उसे भी याद आता है कि उसके कमरे में कितने सारे लाइंस दिखे थे। वो अस्पताल जाकर पूछता है कि क्या उसकी भतीजी के पास एस लाइन है। चूँकि ये प्राइवेट जानकारी थी तो हुइन कुछ नहीं कहती, पर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि हाँ है। वो पूछता है कि क्या वो रेड लाइन उस जिगोन नाम के लड़के से जुड़ा है और क्या जिसने सुना को धक्का दिया वो वही हो सकता है जिससे उसका रेड लाइन जुड़ा है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगले दिन स्कूल में मिस किम सीधे म्यूजिक टीचर के रूम में जाती है। वो उनके टैलेंट की फैन थी, इसलिए बात करने खुद पहुंची। टीचर पहचान जाते हैं कि वो मिस मी सोंग है। थोड़ी दोस्ताना बातचीत के बाद मिस किम नोटिस करती हैं कि उनका रेड लाइन अब म्यूजिक टीचर से जुड़ चुका है। वहीं स्कूल में हुइन घर जा रही थी, तभी उसका क्लासमेट उसे रोककर बाहर घूमने चलने को कहता है। हुइन पूछती है, जियांग जिन कहाँ है? वो लड़का कहता है कि शायद वो बिजी है इसलिए आज स्कूल नहीं आई। उसे बोरियत महसूस हो रही थी, इसलिए वो हुइन को स्कूल के स्विमिंग पूल ले आता है। वो लड़का बताता है कि उसने देखा है कि हुइन को ऐसे सुनसान जगह पसंद है। हुइन चारों ओर देखती है और बिना कुछ सोचे झील में कूद जाती है। लड़का घबरा जाता है और वो भी कूद जाता है, लेकिन असल में हुइन बस एक्साइटेड थी इसलिए तैरने कूद पड़ी थी। लड़का पूछता है कि उसने ऐसा अजीब व्यवहार क्यों किया। हुइन साफ साफ बताती है कि वो हर किसी के सिर पर एक लाल लाइन देख सकती है। लड़का पूछता है, क्या मेरे सिर पर भी है? हुइन कहती है, नहीं, तुम्हारे पास नहीं है और जियांग जिन के पास भी नहीं। लड़का मन ही मन खुश है। हुइन वजह पूछती है तो वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर शक किया जाए, हालांकि वो थोड़ा अजीब है और कभी भी अचानक गायब हो सकता है। हुइन कहती है, अगर तुम गायब हो जाओ तो शायद मैं और जियांग जिन ही जानते होंगे। उस दिन की आउटिंग के बाद उसे अपने क्लासमेट की हरकतें थोड़ी खास लगने लगती हैं। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर हान का एक सहयोगी पूछता है, क्या इन दिनों तुम किसी को डेट नहीं कर रहे? हान कहता है, इतना बिजी हूँ केस में, किसे याद रखूं? लेकिन उसे याद आता है कि क्लास में एक टीचर ने अपनी ब्रा की हुक बंद करना भूल गई थी। उसे वो दृश्य थोड़ा प्यारा लगा। वो बताता है कि वो किसी के लिए क्यूरियस है, लेकिन उसके साथ सोना नहीं चाहता। शायद ये प्यार है। बंद कर लेती है और अपने शरीर में पिन घोंपना शुरू कर देती है। फिर वो बड़बड़ाने लगती है कि उसने कितने सारे मर्दों के साथ संबंध बनाए हैं।
मुझे जो बात अजीब लगी वो ये थी कि अगर उसने इतने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं तो उसके सिर पर सिर्फ एक ही लाल लाइन क्यों थी। बाद में जब हुइन कमरे की सफाई करने जाती है तो उसे एक औरत दिखती है जो बंधी हुई थी। वो बताती है कि किसी पागल औरत ने उस पर हमला किया, उसे बुरी तरह घायल कर दिया और उसके सारे कपड़े छीन लिए। जब हुइन को कमरे नंबर 205 में कुछ गड़बड़ लगती है तो वो अंदर जाती है और वहाँ बस एक लाश पड़ी हुई मिलती है। तभी पुलिस अफसर हान भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या किसी को घटना स्थल पर कोई चीज दिखी, जैसे कोई चश्मा वगैरह। फिर वो हुइन से पूछते हैं कि क्या उसने बाथटब में मरी हुई औरत के सिर पर लाइन देखा। हुइन कहती है कि उसे सिर्फ एक ही लाइन दिखाई दिया था और उसे ये समझ नहीं आया कि उस औरत ने ऐसा क्यों किया। ऐसा लगता है कि ये सब उस चश्मे से जुड़ा है, जो शायद वही चश्मा था जिसे दोनों लोग खोज रहे थे। हुइन बताती है कि जब भी वो औरत वो चश्मा पहनती थी उसे ये भ्रम होता था कि वो कोई खास इंसान है। जब अफसर हान वापस घटनास्थल पर जाते हैं तो उन्हें वो चश्मा मिल जाता है जिसे हुइन ने उस ऑफिस वर्कर के बारे में बताया था। वो चश्मा उठाकर खुद पहन लेते हैं और जैसे ही वो पहनते हैं वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही सिर के ऊपर अनगिनत लाल लाइंस दिखाई देने लगते हैं। उसने चश्मा उठाया और महज जिज्ञासा के चलते पहन लिया। यही वो पल था जब उसे सच्चाई पूरी तरह और साफ साफ नजर आई। उसने वही लाल लाइंस देखी जिनका जिक्र हुइन ने किया था और हैरानी की बात ये थी कि उसके अपने सिर से सैकड़ों लाइंस निकल रही थी। उस दिन अफसर हान ने वो अजीब चश्मा पहन लिया था जो उसे एस लाइन दिखा सकता था और नए लुक के साथ अपने ऑफिस लौट आया। हर किसी के सिर के ऊपर तैरती ये लाल लाइंस अब उसकी दिलचस्पी का कारण बन गई थी। वो चुपचाप बैठा सबकी एस लाइन को देखने लगा और इसी दौरान उसे कई बातें पता चलने लगी, जैसे कि उसका एक कॉलीग गुपचुप डेट कर रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि उसका सबसे करीबी दोस्त डोंगसिक उससे बिल्कुल अलग है क्योंकि उसके सिर से सिर्फ 2 एस लाइन निकल रही थी जबकि अफसर हान के सिर से अनगिनत। डोंगसिक ने जब अफसर हान का अजीब व्यवहार देखा और चश्मे पर नजर डाली तो उसे लगा कि अफसर हान किसी संदिग्ध अपराधी की तरह लोगों को घूर रहा है। उसने पूछा कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन इससे पहले कि अफसर हान कुछ जवाब देता एक हाई स्कूल की स्टूडेंट वहाँ अचानक प्रकट हुई जिसके सिर पर 4 एस लाइन थी। डोंगसिक ने तुरंत पहचान लिया कि वो लड़की उसी स्कूल की है जहाँ से अफसर हान की भतीजी सियोना है जो अभी भी स्कूल की छत से गिरने के बाद कोमा में थी। उसी दिन अफसर हान एक स्टूडेंट को घसीटता हुआ लाया जो उसी स्कूल का था और जिसे उसने पहले सियोना की घटना के सिलसिले में सवालों के घेरे में लिया था। उस स्टूडेंट का नाम था जीवोन। जब वो सियोना के अस्पताल के कमरे में पहुँचे तब जीवोन को पता चला कि उसे क्यों लाया गया है। अफसर हान सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या जीवोन का कोई एस लाइन कनेक्शन सियोना से है। जब ये स्पष्ट हो गया कि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है तो अफसर हान ने उससे पूछा कि क्या वो सियोना के बॉयफ्रेंड को जानता है। थोड़ी देर सोचने के बाद जीवोन को याद आया कि सियोना ने कभी एक ऐसे लड़के का जिक्र किया था जिसे वो बहुत नापसंद करती थी। ये बात अफसर हान के लिए एक नया सुराग बन गई। दूसरी ओर हुइन, जो मुख्य किरदार है और बिना चश्मे के ही एस लाइन देख सकती है, अपनी दोस्त क्योंगजिन से जन्मदिन की पार्टी के बारे में बातें कर रही थी। तभी उसे एक और मैसेज मिला, इस बार जून सॉन से, जो उसका क्लास रिप्रेजेंटेटिव था और हाल ही में उनके बीच की अजीब घटनाओं के बाद वो उससे थोड़ा करीब हो गया था। उसने हुइन से पार्टी से पहले अकेले मिलने को कहा। वो मुस्कुरा रही थी तभी उसे एक और मैसेज मिला, इस बार एक अनजान नंबर से, वही जिसने पहले उसे स्कूल में मिलने को कहा था और दावा किया था कि वो उस दुनिया के बारे में जानता है जिसे हुइन देख सकती है, पॉसिबली एस लाइन। अब वो नंबर भी पार्टी से पहले मिलने को कह रहा था। अगली सुबह स्कूल में हुइन फोन में मग्न थी तभी वही लड़की वहाँ आ गई जिसे पहले अफसर हान और डोंगसिक ने पुलिस स्टेशन में देखा था। एक क्लासमेट ने उसका नाम जीना बताया और थोड़ी बात की, ये नोट करते हुए कि आज वो कुछ अजीब लग रही है। उधर जब अफसर हान ऑफिस पहुंचा, डोंगसिक ने बताया कि सियोना के स्कूल से एक छेड़छाड़ की शिकायत आई है। दोनों ने देखा कि वही स्टूडेंट जीना अब एक महिला डिटेक्टिव के सामने बैठकर पूछताछ में थी। जीना ने रोते हुए बताया कि एक सीनियर स्टूडेंट ने उसे ड्रिंक के लिए बुलाया था। उसने अनमने ढंग से हाँ कहा, लेकिन बाद में पूरी तरह नशे में हो गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया वो कपड़ों के बिना थी और वह लड़का वहाँ नहीं था। डिटेक्टिव ने पूछा कि क्या ये उसका पहला अनुभव था, तो उसने रोते हुए कहा हाँ, लेकिन अफसर हान, जो अब भी वो चश्मा पहने हुए था, तुरंत समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। उसके सिर से 4 एस लाइन निकल रही थी। अगले दिन अफसर हान और डोंगसिक उस हाई स्कूल गए ताकि जीना द्वारा बताए गए स्टूडेंट की पहचान की जा सके। वहाँ उन्हें क्लास टीचर ग्यूजिन मिली जो अफसर हान को पहचान गयी। उन्होंने चश्मे की तारीफ की और पूछा कि दोनों डिटेक्टिव वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। अफसर हान ने सीधे पूछा एक स्टूडेंट हानियो के बारे में जो कभी एक आइडल ट्रेनी था। फिर अफसर हान और डोंगसिक सीधे पूछताछ के लिए हानियो से मिले। अफसर हान ने हानियो से जीना के साथ उसके संबंधों और ड्रिंक पार्टी के बारे में पूछा। हानियो बिल्कुल शांत रहा और किसी भी बात से इनकार नहीं किया।
उसने माना कि वो जीना को जानता है और उसे अपनी जूनियर मानता है। साथ ही ये भी स्वीकारा कि उसने अपने अपार्टमेंट में पढ़ाई के तनाव की वजह से पार्टी रखी थी। हालांकि ऑफर उसने नहीं रखा था। जब अफसर हान ने बताया कि वो अब एक यौन उत्पीड़न केस का संदिग्ध है, तो हान्यू बिल्कुल नहीं घबराया, सिर्फ सिर हिलाया। स्कूल से निकलते वक्त हुइन उन्हें मिल गई। उसे समझ आ गया कि अफसर हान वही आदमी है जिसने पहले उसकी बातों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब वही चश्मा पहने है जो एस लाइन दिखाता है, वो चश्मा जिसे वो बेहद खतरनाक मानती थी। उसने मांग की कि अफसर हान चश्मा उसे लौटा दे क्योंकि ये पहनने वाले के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अफसर हान ने इनकार कर दिया। उसे लगता था कि ये चश्मा ही उसकी भतीजी और बाकी मामलों की सच्चाई सामने लाने का एकमात्र जरिया है। हुइन ने सियोना की घटना का जिक्र करते हुए समझाने की कोशिश की कि ये चश्मा ही इन सब घटनाओं की कड़ी है। उसने चश्मा उतारने की कोशिश की, लेकिन अफसर हान ने फिर मना कर दिया। उनकी बहस के बीच ग्यूजिन वहाँ आ गई और पूछा कि क्या चल रहा है। अफसर हान ने घबराते हुए कहा कि हुइन उसकी पड़ोसी है। फिर ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए उसने ग्यूजिन से पूछा, क्या वो डिनर करना चाहेंगी? जैसे ही उसने ये कहा, वो शर्म से लाल पड़ गया और जल्दी वहाँ से निकल गया। लेकिन तभी कहानी ने मोड़ लिया। ग्यूजिन हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी और वो भी एस लाइन देख सकती थी। हुइन की तरह उसे भी चश्मे की जरूरत नहीं थी। बाद में उस दिन अफसर हान और डोंगसिक उस कंपनी में गए जहाँ हान्यू और जीना दोनों ट्रेनी के तौर पर काम कर रहे थे। वहाँ बताया गया कि जीना वैसी नहीं थी जैसी उसने पूछताछ में खुद को बताया था। वो ना तो बहुत टैलेंटेड थी और ना ही गंभीर, बल्कि वो दूसरी ट्रेनी लड़कियों को लड़कों के साथ पीने और ट्रेनिंग छोड़ने के लिए उकसाती थी। कंपनी को उसका ऐसा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वहाँ से निकलते वक्त डोंगसिक ने मामले की जटिलता पर नाराजगी जताई। दोनों आरोपी और पीड़िता नाबालिग थे और लोकप्रिय भी, इसलिए केस बहुत संवेदनशील था। उसे लग रहा था कि या तो जीना झूठ बोल रही है या फिर कंपनी। डोंगसिक ने फिर हान्यू से बातचीत की और उससे कहा कि वो उन मैसेजेस को दिखाएं जो जीना के साथ घटना से पहले भेजे गए थे। हान्यू ने फोन दे दिया। मैसेजेस साफ बता रहे थे कि जीना ने ही मिलने का प्रस्ताव रखा था और शराब पीने का ऑफर भी उसी ने दिया था। उधर अफसर हान भी जीना से पूछताछ कर रहा था। अब उसके साथ एक औरत थी जो उसकी माँ लग रही थी। अफसर हान ने पूछा कि क्या वाकई उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। जीना ने कहा हाँ। उसी वक्त डोंगसिक का मैसेज आया कि वो हान्यू को छोड़ने वाला है। अफसर हान ने तुरंत दरवाजा खोला और हान्यू के गुजरने का इंतजार किया। जब लड़का सामने से गुजरा, अफसर हान ने देखा उसके सिर की अकेली एस लाइन जीना से जुड़ी नहीं थी, यानी जीना ने झूठा आरोप लगाया था। उसने एक बार फिर जीना से पूछा कि क्या उसके साथ वाकई ऐसा हुआ था। इस बार वो चुप रही और अफसर हान को यकीन हो गया कि उसने झूठ बोला है। शाम को घर लौटने पर अफसर हान ने देखा कि हुइन उसके अपार्टमेंट के पोर्च पर इंतजार कर रही थी। उसने चश्मा देखा और पुष्टि की कि यही वही चश्मा है जिसे वो ढूंढ रही थी। फिर अफसर हान ने उसे एक तस्वीर दी, उसकी और उसकी माँ की। उसने बताया कि उसने उसके माता पिता का केस देखा था और वो मानता है कि जो हुआ उसके लिए हुइन जिम्मेदार नहीं है। उसे खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। उसने पूछा कि क्या वो अपनी माँ को देखना चाहती है, लेकिन हुइन ने कहा कि शायद उसकी माँ अब नहीं रही, वरना वो अब तक उसे देख पाती। अफसर हान ने कहा शायद इसका कोई और कारण है। जैसे ये चश्मा किसी की जान बचा सकता है, उसी तरह कुछ और भी है जो किसी की जिंदगी से जुड़ा हो सकता है। अचानक अफसर हान ने जीना की बात फिर से शुरू की। उसने बताया कि लड़की ने यौन शोषण की रिपोर्ट दी थी, लेकिन उसने उसके सिर पर 4 एस लाइन देखी, जिससे उसे शक हुआ कि वो झूठ बोल रही है। हुइन को उस रिपोर्ट के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने इनकार किया कि जीना झूठ बोल रही है। उसने कहा कि 1 हफ्ता पहले तक जीना के सिर पर एक भी एस लाइन नहीं थी। ये सुनते ही अफसर हान ने तुरंत डोंगसिक को कॉल किया और केस बंद न करने का आदेश दिया, साथ ही दोबारा जांच की मांग की। इसके बाद दोनों हान्यू के अपार्टमेंट पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि पूरा घर साफ सुथरा था। हान्यू पूरी तरह सफाई पसंद था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने उस रात की खाली वाइन की बोतल संभाल कर रखी है, तो उसने कहा नहीं। उधर हुइन उस होटल में वापस गई जहां उनके स्कूल के म्यूजिक टीचर मिस्टर पार्क की हत्या हुई थी। वह अपनी चाबी से होटल में दाखिल हुई और एक औरत ने उससे पूछा कि क्या उसने उस रात की खाली वाइन की बोतल संभाल कर रखी है, तो उसने कहा नहीं। उधर हुइन उस होटल में वापस गई जहां उनके स्कूल के म्यूजिक टीचर मिस्टर पार्क की हत्या हुई थी। वह अपनी चाबी से होटल में दाखिल हुई और एक औरत ने उसे अंदर जाते देखा। जैसे ही हुइन अंधेरे होटल में दाखिल हुई, उसे अफसर हान के साथ हुई बात याद आई कि उसे चश्मा कहाँ मिला था। वो मानती थी कि जिसने भी वो चश्मा बनाया, उसने जानबूझकर उसे अफसर हान के लिए वहाँ छोड़ा था। लेकिन अफसर हान इस बात को समझ नहीं पाया। उसने पूछा कि कोई कैसे जान सकता है कि वो फिर से क्राइम सीन पर लौटेगा। हुइन आखिरकार उस कमरे तक पहुँची जहाँ मर्डर हुआ था। वहाँ उसने शीशे में खुद को देखा, तभी उसे लगा कोई आ रहा है। वो चौंकी जब देखा कि वो जून सॉन था। उसने बताया कि उसने उसे होटल में दाखिल होते देखा और उसका पीछा करते हुए अंदर आ गया।
उसी समय हुइन ने उसे याद दिलाया कि उसमें अजीब सी ताकत है एसलाइन देखने की और वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी। लेकिन जूनसॉन डर गया। उसने सोचा कि उसके सिर पर कुछ अजीब है और तुरंत हुइन को अपनी बाहों में भर लिया। फिर दोनों के बीच एक रोमांटिक पल आया। जब जूनसॉन उसे चूमने के लिए झुका, हुइन ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे भले ही मैं अजीब हूँ? फिर दोनों ने एक प्यारा सा किस किया। अगली सुबह अफसर हान और डोंगसिक जल्दी हानियों के अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास के कचरे के डिब्बे में सुराग खोजने लगे। उन्होंने कूड़े के ढेर को खंगालना शुरू किया और आखिरकार कुछ मिला, एक अजीब सा प्लास्टिक बैग। जैसे ही अफसर हान ने बैग खोला, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंदर वही चादर थी जो हानियों के अपार्टमेंट में उस रात इस्तेमाल हुई थी जब वो वहाँ गए थे। अफसर हान को लगा कि इसे जानबूझकर सबूत मिटाने के लिए फेंका गया है। फिर उसे याद आया कि जीना और हानियों के बीच कोई एसलाइन जुड़ी नहीं थी, जिसका मतलब था कि हानियों ने जीना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। यह खुलासा मामले को और भी उलझा गया। चादर मिलने के बाद हानियों को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनसे सीधे उस चादर के बारे में पूछा गया तो हानियों ने शांत स्वर में बताया कि वो साफ सफाई को लेकर बेहद संवेदनशील है और यही वजह थी कि उसने वह चादर फेंक दी थी। वो किसी और द्वारा इस्तेमाल की गई चादर का यूज नहीं करना चाहता था। डोंगसिक ने तब बताया कि चादर पर जीना का खून मिला था। इस पर हानियों ने शांत भाव से कहा कि शायद वह खून उसकी नाक से आया होगा या मेंस्ट्रुएशन की वजह से। अचानक अफसर हान ने हस्तक्षेप किया और कहा कि उसे यकीन है कि हानियों ने जीना के साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी। तब हानियों ने खुलासा किया कि उसने जीना को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन जीना बार बार उसके अपार्टमेंट आने की जिद करती रही, इसलिए उसने उसे आने दिया। उस रात दोनों ने एक साथ शराब पी और जीना पूरी तरह नशे में हो गई। जब बोतल खत्म हो गई तो हानियों पास की दुकान से सस्ती बियर लेने गया। लौटने के बाद उसने जीना को बियर दी और वह तुरंत बेहोश हो गई। यह सुनकर अफसर हान ने पूछा कि नाबालिग होने के बावजूद वह बियर कैसे खरीद सका। हानियों ने जवाब दिया कि दुकान वालों ने उसकी आईडी नहीं चेक की थी। बाद में अफसर हान और डोंगसिक ने अपार्टमेंट के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। वहां अफसर हान को एक अहम सुराग मिला। अब तक वह जानता था कि जीना के सिर पर 4 एसलाइन थी और उसका मानना था कि इसका मतलब है कि 4 लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया। फुटेज में उसने देखा कि 4 लड़के अपार्टमेंट के पास घूम रहे थे। उसने बारीकी से देखा कि जब वे आए तो उनके सिर पर कितनी एसलाइंस थी और जब वे गए तो कितनी थी। जैसा उसे शक था वैसा ही हुआ। जाते समय उनके सिर पर एक अतिरिक्त एसलाइन थी। इससे उसे यकीन हो गया कि यही असली अपराधी थे। दूसरी तरफ हुइन ने भी 4 ऐसे लड़कों को देखा जो उसके ही स्कूल में पढ़ते थे और जिनके सिर पर जीना से जुड़ी एसलाइन थी। उसने तुरंत अफसर हान को कॉल किया, लेकिन वह पहले से ही वहाँ मौजूद था। उसे सब पता चल चुका था। जल्द ही उन 4 लड़कों को बुलाया गया और अलग अलग पूछताछ की गई। उनमें से एक लड़का काफी घबराया हुआ दिखा। अफसर हान ने यह देखकर उसे क्राइम सीन पर ले गया और ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें पहले से उसके क्राइम का पता है, जिससे वह टूट जाए। लड़के के पास भागने का मौका था, लेकिन उसे जल्दी पकड़ लिया गया। जब उस लड़के ने अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो अफसर हान ने झूठ बोला कि पुलिस ने बाकी सबको छोड़ दिया है और अब सिर्फ उसी पर शक है। अपने दोस्तों से धोखा खाने की भावना में लड़का टूट गया और उसने कबूल किया कि वही गुनहगार था। लेकिन उसने अकेले काम नहीं किया था, उसके सभी दोस्त भी इसमें शामिल थे। और चौंकाने वाली बात ये थी कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड हानियों था। हालांकि ये सब सिर्फ एक चाल थी ताकि लड़का कबूल कर ले, क्योंकि उसके दोस्त पहले ही पुलिस के सामने सब कबूल कर चुके थे। यही अफसर हान को हानियों का सामना करने के लिए काफी था। इंटरोगेशन रूम में अफसर हान ने एक अहम सबूत पेश किया। हानियों के कमरे में मिला एक शीशी जो शायद नींद की दवा थी। शुरू में हानियों ने इनकार किया कि वो उसकी थी या उसने जीना को नशा दिया था, लेकिन जब अफसर हान ने खुलासा किया कि उसे उन 4 लड़कों की जानकारी है जिन्हें हानियों ने जीना पर जबरदस्ती करने के लिए उकसाया था, तब हानियों टूट गया और उसकी सच्चाई सामने आ गई। बाद में अफसर हान हुइन के साथ कार में था, तभी नर्सिंग होम से कॉल आया जहां उसके पिता रहते थे। कॉलर आईडी देखते ही उसने हुइन को बस स्टॉप पर उतारा और सीधा नर्सिंग होम की ओर चला गया। पता चला कि उसका पिता लापता हो गया था। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्होंने देखा कि एक औरत उसके पिता को बाहर ले गई थी और वो औरत कोई और नहीं बल्कि क्यूजिन थी, वही जो हुइन और सेयोने की होमरूम टीचर थी। उसी समय अफसर हान को एक मैसेज आया। वह सेयोने की अस्पताल में पड़ी एक तस्वीर थी। अफसर हान को अंदेशा हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह फौरन सेयोने को देखने दौड़ा और डोंगसिक को कॉल करके क्यूजिन के बारे में जानकारी जुटाने को कहा। जब वह सेयोने के कमरे में पहुंचा तो राहत की बात थी कि वह सुरक्षित थी और सो रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सिर से एक अकेली एसलाइन सीधे दरवाजे की ओर जा रही थी और उसी पल उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वो एसलाइन उसके अपने पिता से जुड़ी हुई थी। यह डरावनी सच्चाई सामने आई कि उसके पिता ही सेयोने के साथ शारीरिक संबंध में थे। यह देखकर अफसर हान पागलपन की हालत में चला गया।
उसने अपने पिता से चीख चीख कर पूछा कि उसने सेयोने के साथ क्या किया। दूसरी तरफ हुइन सीढ़ियों पर बैठी थी, उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह डरी हुई थी और रो रही थी, उस भयानक घटना से बुरी तरह प्रभावित। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और किसी को कॉल करने की कोशिश की। शहर के एक कैफे में एक औरत बारिस्ता के तौर पर काम कर रही थी। तभी उसे एक वीडियो मिला। उस वीडियो में एक पुरुष और एक महिला इंटीमेट होते दिखाई दिए। यह देखकर वह बुरी तरह टूट गई। उसके लिए यह पुरुष शायद उसका पार्टनर था और वह धोखा खा चुकी थी। उसी समय एक कॉलेज स्टूडेंट अपनी क्लास में पहुंची ही थी जब उसे भी वही स्कैंडल वाला वीडियो मिला। तब पता चला कि वही लड़की उस वीडियो में थी और कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसी शाम कैफे की महिला ने दुकान बंद की और सदमे की हालत में बाहर सड़क की ओर देखा। वह धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ी और जैसे ही तेज रफ्तार गाड़ियां उसकी ओर आने लगी, वह आत्महत्या के इरादे से सड़क पर कदम रखने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसे पीछे खींच लिया। वह क्यूजिन थी। क्यूजिन उसे दोबारा कैफे के अंदर ले गई और उसे एक चश्मा सौंपा, वही चश्मा जिससे एसलाइन देखी जा सकती थी। उसने कहा कि शायद यह उसका ही है जो उसे पास में पड़ा मिला। तब पता चला कि क्यूजिन ही वो शख्स थी जो चुनिंदा लोगों को ये चश्मे बांट रही थी। उसी रात जब अफसर हान ने हुइन को उतारा, वो जूनसॉन से मिलने गई। यह सब उसने पहले से प्लान किया था। उसने जूनसॉन से साथ चलने को कहा और वो उसे एक लव होटल ले गई। हुइन चाहती थी कि उसकी पहली एसलाइन उसी से बने जिसे वह पसंद करती थी, जूनसॉन। शुरुआत में जूनसॉन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन हुइन ने उसे मना लिया और अंततः उनके बीच संबंध बना और दोनों के बीच एक एसलाइन जुड़ गई। बाद में होटल से बाहर निकलते समय जूनसॉन ने उसे कुछ खाने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वो उसका इंतजार करे। वो खड़ी रही और एक दुकान की खिड़की में अपने प्रतिबिंब को देखा। उसके सिर पर एक एसलाइन थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक वो एसलाइन गायब हो गई। यह संकेत था कि जूनसॉन के साथ कुछ भयानक होने वाला है। और तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। वो दौड़कर पहुंची और देखा जूनसॉन फर्श पर पड़ा था, लोहे की छड़ों से आर पार घायल और खून से लथपथ। उस पल उसे अपनी माँ द्वारा अपने पिता की हत्या का दृश्य याद आ गया। उसे लगा कि सब उसकी वजह से हुआ, कि वह एक श्राप है। उसी वक्त उसे एक वीडियो भेजा गया। वीडियो में क्यूजिन को एक कुर्सी से बंधा दिखाया गया। उसका मुंह टेप से बंद था और वह चीख रही थी। हुइन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अफसर हान को कॉल किया। अफसर हान से मिलने के बाद उसने सब कुछ बता दिया और यह भी कि उसे लगातार एसलाइन से जुड़ी डरावनी मैसेज मिल रही थी। इस बार क्यूजिन के अपहरण का वीडियो आया था। उसने सुझाव दिया कि शायद यही व्यक्ति इन सभी घटनाओं के पीछे है, सेयोने, अफसर हान के पिता और बाकी सबके पीछे भी। यह सुनकर अफसर हान को नर्सिंग होम के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया क्यूजिन का चेहरा याद आया। वे सीधे स्कूल की ओर भागे। उन्हें यकीन था कि क्यूजिन वही है। जबकि हुइन उसे खोजने गई, अफसर हान ने क्यूजिन को ढूंढने की ठानी। जब हुइन ने क्यूजिन को ढूंढ निकाला तो उसने पूछा कि वो स्कूल में क्या कर रही थी। क्यूजिन ने बताया कि उसे हुइन की तरफ से मैसेज आया था कि वह स्कूल में मिले, जबकि हुइन ने ऐसा कोई मैसेज भेजा ही नहीं था। उन्हें तुरंत अफसर हान को ढूंढकर उसे चेतावनी देनी थी, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियां उतारने लगे, वे खुद को फिर से उसी फ्लोर पर पाए जैसे किसी लूप में फंसे हों। कोई रास्ता न देख वे छत की ओर दौड़े। इस बीच अफसर हान खुद को एक अजीब दरवाजे के सामने खड़ा पाता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, वो हैरान रह जाता है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ एक जैसी पोशाक में कई महिलाएं खड़ी थी। उनके सामने एक महिला खड़ी थी जिसके हाथ में चाकू था और वो एक टेबल पर लेटे हुए आदमी की तरफ मुंह करके खड़ी थी। ये महिला वही थी जो कैफे में काम करती थी। क्यूजिन से चश्मा मिलने के बाद वो इस हद तक भड़क गई थी कि उसने उन सभी पुरुषों की जान लेनी शुरू कर दी जो एसलाइन के जरिए उससे जुड़े थे। टेबल पर जो आदमी था वो उस आखिरी व्यक्ति में से एक था जिसकी एसलाइन अब भी उससे जुड़ी हुई थी। वो आदमी रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन गहराई तक ब्रेन वॉश हो चुकी वो महिला उसकी बातों को अनसुना करती रही और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर छत पर हुइन और क्यूंगजिन अब भी खड़ी थी। जब अचानक क्यूंगजिन की आंखों पर चश्मा दिखाई देता है, वो कहती है कि अब वो दुनिया को उसी तरह देख पा रही है जैसे हुइन देखती थी। फिर वो पूछती है, क्या ये सच है कि अगर कोई मर जाए तो वो बिना चश्मे के भी ये लाल लाइंस देख सकता है? फिर वो खुलासा करती है कि ये बात उसे खुद क्यूजिन ने बताई थी और आखिरकार हुइन को ये सच्चाई पता चलती है कि उसका अपना होमरूम टीचर ही इस पूरे एसलाइन फेनोमेनन का मास्टरमाइंड है। दूसरी ओर अफसर हान वो सब देख चुका था जो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। तभी उसने आखिरकार उस शख्स को देखा जिसे वो अब तक ढूंढ रहा था, क्यूजिन। लेकिन इस बार उसके सिर पर कोई एसलाइन नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा एसलाइन थी जितनी अफसर हान के पास थी। फिर उसने एक और व्यक्ति को सामने लाया और अफसर हान का दिल कांप उठा जब उसने देखा कि टेबल पर बंधा हुआ वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। क्यूजिन ने एक चाकू उठाया और उसे अफसर हान की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अगर वो सेयोने को बचाना चाहता है तो उसे ये सब खत्म करना ही होगा।
लेकिन आखिरी पल में अफसर हान झिझक गया और उसने चाकू की बजाय ग्यूजिन पर हमला कर दिया, मगर वो उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। एक ही झटके में ग्यूजिन ने उसे दूर फेंक दिया और फिर उसने वही किया जो अफसर हान नहीं कर पाया। उसने उसके पिता की हत्या कर दी। जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हुआ, उसने अफसर हान को अंदर तक तोड़ दिया। वो कांपती आवाज में बोला, ग्यूजिन, चाकू नीचे रख दो। लेकिन उसने इनकार कर दिया, बल्कि वो डरावने अंदाज में उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे अफसर हान ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य ढाल हो, गोली सीधे टकराकर लौट गई। ग्यूजिन ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और हवा में उठा लिया, जैसे वो कुछ भी नहीं था। ऑक्सीजन के लिए तरसता हुआ अफसर हान चिल्ला पड़ा, ये सब तुमने किया है। मेरी भतीजी के साथ जो हुआ, उसकी जिम्मेदार तुम हो। उधर हुइन भी क्यूजिन से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, जब अचानक क्यूजिन ने उसका गला दबोच लिया। हुइन को तुरंत एहसास हुआ कि ये सब चश्मे की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने चश्मा उसके चेहरे से खींचकर दूर फेंक दिया। क्यूजिन घबरा गई और चश्मा वापस लेने के लिए झपटी, लेकिन हुइन ने उसे रोक लिया। फिर एक झटके में उसने चश्मे को अपने पैर से कुचल दिया। क्यूजिन पागलों की तरह चीखने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों में होश लौट आया। अब वो हैरान थी, जैसे उसे याद ही नहीं कि अभी अभी क्या हुआ। उसी पल उसने हुइन के चेहरे पर एक नई खरोंच देखी और फिर उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। जख्म से निकला खून हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगा, जैसे ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं हो। दोनों ने ऊपर देखा और अचानक हुइन ने खुद को उसी डरावने कमरे में पाया जहाँ ग्यूजिन और अफसर हान मौजूद थे। ग्यूजिन का सामना करते हुए हुइन ने उससे उस तबाही के लिए सवाल किया जो उसने दुनिया पर लाई थी और उस श्राप के लिए जो उस पर आ पड़ा था। लेकिन ग्यूजिन ने पलटकर कहा कि ये कोई श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान था। उसने दावा किया कि हुइन को वो शक्ति लेकर पैदा किया गया था इसी दिन के लिए, ताकि उसकी शक्ति अपने चरम तक पहुंच सके। फिर उसने अपनी असली पहचान उजागर की कि वो एक इंसान की इच्छा से जन्मी थी, जो एसलाइंस को देखना चाहता था, जो लोगों के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करना चाहता था। उनके चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए और हुइन को ग्यूजिन के साथ घेरे में बंद कर दिया गया। ग्यूजिन चाकू हाथ में लिए खड़ी थी, तैयार थी यूनहियों की जान लेने के लिए, ताकि उसकी शक्ति पूरी तरह जागृत हो सके। जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ी, आखिरी पल में कोई हिम्मत करके हुइन के सामने कूद पड़ा और उसे चाकू से बचा लिया। वो व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और हुइन ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी, वही महिला जिसने उसे अब तक छोड़ रखा था। मरते हुए उसकी माँ बोली, माफ कर दो, मैं बहुत देर से आई। उसने बताया कि उसने अपने पति के अफेयर के बारे में उसी श्रापित चश्मे से जाना था जो कभी उसके पास थे। उसने माफी मांगी कि उसने हुइन को खुद को दोषी मानते हुए बड़ा होने दिया, जबकि ये गलती उसकी कभी थी ही नहीं। और इतना कहकर उसने अपनी आखिरी सांस ली। अपनी माँ की मौत से बुरी तरह टूट चुकी हुइन ने गुस्से में ग्यूजिन पर हमला कर दिया, लेकिन उसका वार बिना प्लान के था। ग्यूजिन ने मौके का फायदा उठाते हुए उस पर वार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हुइन के जख्म से निकला खून ऊपर आसमान की ओर तैरने लगा और उसी के साथ ग्यूजिन की असली शक्ति जाग गई, हर इंसान को एसलाइंस देखने की ताकत देने की शक्ति। ग्यूजिन को लगा कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, लेकिन तभी अचानक उसकी गाल पर एक खरोंच आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि हुइन थी, जो अब भी जिंदा थी। उसने ग्यूजिन से चाकू छीना और सीधा उसके पेट में घूम दिया। लेकिन ग्यूजिन ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी शक्ति जाग चुकी है। और ये कहकर वो जमीन पर ढेर हो गई। चारों ओर मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर अचानक हुइन और अफसर हान खुद को दोबारा उस छत पर पाए। क्यूंगजिन उनके पास आई और पूछा, क्या हुआ था? दुनिया अब अराजकता में डूब चुकी थी। हर कोई अब एसलाइंस देख सकता था। आसमान लाल हो गया था और सब कुछ बदल चुका था। 1 साल बाद जब दुनिया उस घबराहट से थोड़ा संभल गई, लोग एसलाइंस के साथ जीना सीख चुके थे। हुइन अब सामान्य हो चुकी थी, क्योंकि अब ये अनुभव सबका था। सेयोने ठीक हो चुकी थी और उसकी और अफसर हान के रिश्ते में भी सुधार हो गया था। एक दिन हुइन जूनसॉन की कब्र पर गई, जब अचानक ग्यूजिन उसके पीछे प्रकट हो गई।